परिंदों के हवाले से परों का दुख, बस एक कमरे तलक है हम सबों का दुख। फ़कत बाबा ने दुख को दुख नहीं समझा, फ़कत बाबा समझते हैं दुखों का दुख। बहन ने ख्वाब को चूल्हे में झोंका था, जलावन को पता है लकड़ियों का दुख। मुकम्मल शेर हों गज़लें या कोई नज़्म, मुकम्मल शेर हों गज़लें या कोई नज़्म, बहुत मुश्किल है कहना शायरों का दुख। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा चेहरा याद न रखें, मेरे कलाम याद रखें, मेरी लिखनी याद रखें, मेरे भाव याद रखें। मैं तुम्हारी याद में किले और मकबरे नहीं बनवाऊंगा, बदले में लगाऊंगा अनगिनत पेड़, क्योंकि मैं जानता हूँ दीवारों से बातें तो की जा सकती है, उन्हें गले नहीं लगाया जा सकता। नमस्कार, मैं आदित्य रहवर, आवाज़ के इस साहित्यिक पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस कविता के कवि हैं नीरज नीर। आज उनसे एक बातचीत। बहुत बहुत स्वागत नीरज आपका। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। नीरज, जैसा कि आपकी सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैंडल्स हैं और आप काफ़ी सक्रिय हैं और कुछ शेर तो बहुत ज़्यादा फेमस है। हर जगह आपको जब भी मैं स्क्रॉल करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो शेर दिख जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि शेर लिखना ये आपका अपना पेशा है या शौक है? क्या देखते हैं इसको? शायरी लोग कहते हैं शौक है, बट शायरी शौक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अमूमन बाकी जो आर्ट फॉर्म होते हैं, हम कहते हैं कि गीत सीखे जाते हैं, डांस सीखा जाता है, बट शायरी या कविताएं या गज़लें इनबिल्ड होती हैं, ये आप कहीं सीखते नहीं हो। ये ऐसी विधा है जिसे कहीं तालीम नहीं होती है। वक्त के साथ आप बेहतर करते हो, आपके अंदर एक चीख होती है, एक आवाज़ होती है जिसको कि आप कलम पे बिखेरते हो। तो ये शौक नहीं है, ये जुनून है, ये पागलपन है, सनक है, आप चाहे जो नाम दिले। कहते हैं कि आपकी एक गज़ल पढ़ रहा था, उस गज़ल के एक शेर थे, शेर मुझे याद नहीं है, माफ़ करिएगा। शेर में इतना मैं याद रख पाया कि शायर बहुत कठिन है लिखना शायरों का दुख। बहुत मुश्किल है कहना। हाँ, बहुत मुश्किल है कहना शायरों का दुख। तो क्या मुश्किल है और क्या दुख है शायरों का? जो मुश्किल है शायरों का दुख यही है कि हमें नाम बहुत मिल जाता है, पैसे बहुत मिल जाते हैं, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, फोटोज़ लेते हैं, हमें वो सब कुछ महसूस कराया जाता है कि आप सम्मानीय हैं, आप बड़े हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक वक्त के बाद जब आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपको वो जीवन यापन करने में जो कठिनाई होती है, वो दुख कोई नहीं समझता। तो जो शायर का जो सबसे बड़ा दुख है, या फिर कोई भी साहित्यकार हो, उसका जो सबसे बड़ा दुख है वो यही दुख है कि उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये सारी जो पब्लिसिटी है, जो सारी जो ख्याति है, सब खोखली लगती है। बिना पैसे के आप कहीं चल नहीं सकते। एक छोटी सी बात है कि संघर्ष करने के लिए भी जेब में पैसे चाहिए, तो संघर्ष भी नहीं कर पाते हम जैसे लोग। तो ये कठिनाई है साहित्यकारों के साथ। ये तो पीछे में बहुत सारी बातें रही है। हमारे अदम गोंडवी जो हुए हैं यूपी में, वो लीवर की बीमारी से मर जाते हैं। मजाज लखनवी ऐसे ही छत पे शराब पीने नशे में धुत रहते हैं, और वो इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी कि वदंतियाँ रही हैं। इन सबको अलग रख के अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रहा है आपका ये बैकग्राउंड, कैसे आई कविता, कैसे आई गज़लें, और कब से शुरू हुआ यह सब सिलसिला? जी, अगर बात करें क्या बैकग्राउंड रहा है, तो साहित्यिक बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ पे कि खेती बाड़ी का अपना काम रहा है। तो हमें लगता है कि हमें जो विषय मिली, जो विरासत मिली है, वो दो ही चीज़ मिली है, ईमानदारी और मेहनत। और इस ईमानदारी और मेहनत के जरिए जो भी है आप सबके बीच है। और राज साहित्य के मामले में तो हमारे जो पिताजी हैं, उनको भोजपुरी में वो क्या कहते हैं, भोजपुरी में लोकगीत, वो लोकगीत लिखा करते थे। आज भी उनकी किताबें हैं जो कि हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि किताब का नाम याद है आपको? ऐसा उनके नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स में लिखे हुए हैं, किताब का रूप दे नहीं पाए। तो अगर मैं ये कहूँ कि हाँ हमारे खून में है तो गलत नहीं होगा। बट हाँ, पापा घर में बड़े थे, उनको जीवन यापन करना था, कमाना था, तो बहुत कम उम्र में सारे शौक़, सारी जो उनकी रुचियाँ हैं, सबको त्यागना पड़ा और चल पड़े कमाने के लिए। बट वो जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ, और शायद मुझे याद है स्कूल के दिनों से शौक़ के तौर पे लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि मोहब्बत हुई, दिल टूटा, उसके बाद थोड़ी सी और मजबूती मिली। उसके बाद जीवन के संघर्ष हैं, जीवन के जो मुसीबतें हैं, जो कि हालात हैं, उन सब ने मजबूर किया कविताएं कहने के लिए।
दर्शकों को बता दूं जानकारी के लिए कि बहुत लोग होते हैं कि पढ़ रहे होते हैं, एकेडमिक तैयारियां कर रहे होते हैं, साथ में जॉब कर रहे होते हैं, साथ में शेर व शायरी कर रहे होते हैं, कविताएं कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, मतलब उनका लेखन चल रहा होता है। लेकिन नीरज बहुत क्या कहें इनको कि बड़ा रिस्क लिया है इन्होंने अपने लाइफ के साथ भी, और एक चुनौती भरा काम है कि इन्होंने फुल टाइम शायरी को चुना है, जो कि वर्तमान समय में बड़ा कठिन डिसीजन होता है लेना। और ये डिसीजन ले पाना, मैं इसके लिए तो आपको सबसे पहले वो अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बड़ी बात होती है कि एक तरफ जब आप बेरोजगारी का दिन है और उस दिन में ताने सुनने हैं लोगों के, बावजूद इसके आप शेर कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं इन सब में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल अमूमन लोग पूछने से भी डरते हैं और बताने से भी डरते हैं। इसका जवाब मुश्किल तो है, क्योंकि बाकी जो आर्ट फॉर्म है, बाकी जो कला है, उसमें हम जानते हैं कि एक गायक है तो उसको हम गायक के नाम से जानते हैं, एक जो डांस करता है उसको डांसर कहते हैं। लेकिन जो लिखता है, जो कलम से चीखता है, उसको हम लोग कवि मानने में, एक्सेप्ट करने में बहुत समय लेते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कवियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आवारा है, आवारा गर्दी कर रहा है। मैं आज भी जब गांव में जाता हूं तो वहां पे बोलता है, अरे कविता से कब तक घर चली। सही बात भी है, कब तक घर चली कविता से। लेकिन बहुत मुश्किल तो है। बट हाँ, एक चीज़ मैं समझा हूँ कि मेरे पास प्लान बी नहीं है। जीवन के किसी भी अगर क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो काम का ही क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, बीटेक हो, कोई कहीं भी हो, अगर प्लान बी जब तक आप रखेंगे ना, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक डांसर का है कि उसको डांसर बनना है, तो एक कवि ये क्यों नहीं चाहे कि हमको कवि बनना है? वो प्लान बी क्यों रखे? मुश्किल है, पर जितना मुश्किल नहीं है। सांस ले पा रहे हैं ना, जी पा रहे हैं ना, ये भी हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मैं तो फिर से कहूँगा कि बड़ी बात है। बहुत लोग कहते हैं कि शायर जो होते हैं बड़े रसिक मिजाजी होते हैं, बहुत आरोप भी लगे हैं शायरों के ऊपर। कहते हैं कि जब तक दिल नहीं टूटता शायरी नहीं होती, जब तक दिल नहीं टूटता कविताएं नहीं होती। बहुत लोग ऐसे हुए हैं कि अपनी प्रेमिका के याद में एक किताब ही लिख दिए हैं, बहुत लोगों ने नज़मों की लाइन लगा दी है। तो आपका भी कुछ ऐसा रहा है क्या? गुलाम अली साहब की आवाज़ में एक गज़ल है, उसका एक शेर है कि दिल के टूटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा। ये कहानी फिर सही। तो वाकई ये कहानी सही है। शुरुआत तो वहीं से होती है कि एक, अगर सीधी भाषा में कहूँ, कि नाकाम मोहब्बत की पैदाइश जो है शायरी है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। नाकाम मोहब्बत क्या है? कई बार शायर नाकाम मोहब्बत इस्तेमाल करते हैं और कभी कहते हैं असफल प्रेम। जी। असफल प्रेमी। जी। तो ये नाकाम प्रेम क्या? क्योंकि हेमंत देवलेकर एक बहुत बड़े कवि हैं, वे कहते हैं कि किसी से प्रेम करना ही अपने आप में एक सफलता है, प्रेम में कोई असफल कैसे हो सकता है? तो नाकाम मोहब्बत की क्या परिभाषा है? नाकाम मोहब्बत की परिभाषा यहाँ हो सकती है, यहाँ ये हो सकती है, ये बात भी सच आपने कही कि हाँ, जिसको हम चाहते हैं वही सफलता है। हम अगर किसी के साथ रहते हैं महीनों या सालों, या फिर उसकी आदत हो जाती है उसके साथ रहने की, अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, मुझे इंसान उम्र भर साथ चाहिए था, ये बातें कहने के लिए अच्छी है कि हाँ, उसकी यादें, उसके एहसास, उसके बातें, सब कुछ मेरे साथ है, बट वो इंसान मेरे साथ नहीं है, तो एक टीस रहती है। ये जो टीस है ना, यही है असफल प्रेमी, ये टीस रह जाती है। अच्छा, तो नीरज, मैं चलता हूँ बहुत शुरुआत में, जहाँ से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ली, पढ़ाई लिखाई का जो माहौल रहा, पहली कविता या पहला कोई शेर जो आपने लिखी और आपको याद हो, या लिखा तो लगा कि हाँ यार, ये कुछ मैंने अच्छा लिखा है? पहली बात तो जो पहला लिखते हैं वो अच्छा नहीं होता है, वो खारिज करने के लिए होता है। क्योंकि पहला कलाम अब जो भी लिखते हैं वो ऐसा है कि बस बेबी ने जन्म लिया और पैर रख दिए। तो ऐसे ही हमने एक शेर कहा था कि सुन लो ये एक दिन का काम नहीं, सुन लो ये एक दिन का काम नहीं, शायरी होते होते होती है। मैंने पहला शेर ये कहा, उसके बाद महसूस हुआ कि शायरी वाकई होते होते होती है। बह काफिया से शायरी नहीं होती है। इल्म आया, फिर तजुर्बे आए, फिर हालात आए, मुश्किलें आई, सबका मिक्सचर बन के शेर होता है। मुझे गज़ल की उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा मसला होता है। रदीफ, काफिया, मीटर, बहर,
क्या आपको लगता है कि रदीफ काफिया मिला देना, मीटर मिला देना अच्छे शायर हो जाना होता है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सबसे बड़ी भ्रांति है उर्दू पोइट्री में, वो यही भ्रांति है कि सिर्फ बहर, लोग कहते हैं कि बहर सीख ली और बाकी चीज़ें सीख ली जो बेसिक है, तो हमने शायरी कर ली। जबकि आपको समझना पड़ेगा वो सबसे बेसिक है, बिगिनिंग है, सबसे बिगिनिंग है, वो कुछ नहीं है, सबसे बिगिनिंग है। तो उसके हिसाब से शायरी नहीं होती है। आप वो तो एक बस एक माध्यम है कि आप अपने, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल के जो गीत हैं, आप कितनी बार भी सुन लें आपको अच्छा लगेगा, बट आपको याद नहीं होंगे, नहीं याद होंगे। वही लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में आपको आज भी याद है। हनुमान चालीसा ही ले लें, आप रश्मि रथी ले लें, कितना कठिन है, बट आपको याद है। क्यों? वो छंद में होते थे, एक मीटर में होते थे। तो मीटर इसलिए भी जरूरी है ना कि आपको वो लय आती है, वो धुन आती है, इसलिए भी जरूरी है। और सिर्फ काफिया और सिर्फ बाकी जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ ग्रामेटिकल सीखने से ही शायरी होती है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ इसके ये वो जरूरी है। आपके ख्याल में अगर पुख्तगी नहीं रहेगी ना, आपके ख्याल अगर अच्छे नहीं रहेंगे ना, तो आप कितना भी आप सीख लो, शायरी नहीं होगी या कविताएं नहीं होगी। तो आपको ख्याल पे काम करना है, बाकी सब तो सेकेंडरी है। तो कविता हो, गज़ल हो, ख्याल उम्दा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी दुखी के लिए दुख वाली गज़ल काम आती है, तो किसी प्रेमी के लिए मोहब्बत वाली गज़ल काम आती है। मैंने देखा है आपको कि आप कविताएं भी लिखते हैं, और शायद मैं पहली बार नीरज नीर का नाम तब जाना जब मैंने ये कविता पढ़ी कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी यादों में किले मकबरे नहीं, बदले में अनगिनत पेड़ लगवाऊंगा। जी जी। तो कविता और गज़लों को साथ साथ लेके चलना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोग समझते हैं, क्योंकि एट द एंड आप अपने एहसास को ही लिखते हैं, अपने मन की भावनाओं को ही लिखते हैं। गज़ल क्या होती है ना कि वो गुफ्तगू होती है, 1 to 1 आप बातचीत करते हो अपनी महबूबा से, बाकी आप मंजर से जो आपके सामने दिखता है। और कविताएं क्या होती हैं कि वो सुकून है। आप कभी कभी कविताओं का अगर मैं ऐसे कहूँ, सीधा कहूँ कि आप रोज़ पीजिए खाना खाते हैं, आपको लजीज लगता है, आप बाहर भी खाते हैं, अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। गज़ल का वो ग्लैमर है, महबूबा है सामने बैठी है, वो ग्लैमर है। कविताएं क्या माँ की कोख की तरह है, आप सर पे लेटते हो, कविता होती है, अब तर जाते हो। कविताओं महीने में होती है, और शेर चाहे तो रोज कह सकते हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, बट ये फायदा, ये अलग अंदाज है कविता का और गज़ल का। आप खुद को कवि मानते हैं या शायर? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है कवि या शायर, क्योंकि दोनों मानना मुश्किल है। मैं खुद को कवि नहीं कह सकता और खुद को गज़लकार भी नहीं कह सकता। मैं बस अपने जो दुख है, जो दर्द है, जो कि चीख है, जो पुकार है, वो मैं कहता हूँ, वो लिखता हूँ। हाँ, आप सबके बीच एक माध्यम के तरीके से मैं आपके बीच रखता हूँ, एक जो विधा है उसके जरिए रखता हूँ। ये लोगों का दिया हुआ प्यार है कि कुछ लोग कवि के रूप में जानते हैं, कुछ शायर के रूप में। एक चीज रहा है, बड़ा कन्फ्लिक्ट रहा है इन चीज़ों को लेके कि हम लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े शायर कवि लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, वो स्थापित भी हैं, लोगों की नज़र में वो शायर है, कुछ लोग कवि भी हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाए तो वो खुद को कवि स्वीकारने से बड़ा बचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस तरह का डर है, और ये डर आपके अंदर भी है, और है तो क्या कोई कारण इसका कुछ दिखता है आपको? ये डर मेरे साथ उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं नाम ही आपको पता, नीरज द पोएट है जो कि सोशल मीडिया पे है। इनका इंस्टाग्राम का जो सोशल मीडिया जो हैंडल, उसका नाम है सोशल द नीरज द पोएट, नो स्पेस का। तो ये मतलब कभी कभी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स आ जाती है कि कोई दोस्त होता है ना कि गांव में उनकी कुछ बातें हो जो एकदम बैठ जाती हैं, बार बार वो कहते रहते हैं। तो नीरज ऐसे ही मजाक मजाक में जब बातचीत होती है कभी कभी, तो वैसे ही बताते हैं अपना परिचय, नीरज द पोएट नो स्पेस। तो वो बातें याद आ गई, तो काफी अच्छा लगता है वो सब भी, क्योंकि जीवन में हंसते खेलते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख तो बहुत है। दुख से मुझे याद आया कि आपने एक गजल लिखी है, और जिसमें आप बताते हैं कि बाबा जानते हैं दुखों का दुख। तो क्या है बाबा के दुखों का दुख? सबसे पहले मैं इस मिस्ट्री कंप्लीट कर दूं, इस शेर को पढ़ देता हूं मैं। परिंदों के हवाले से परों का दुख, बस एक कमरे तलक है हम सबों का दुख। फकत बाबा ने दुख को दुख नहीं समझा, फकत बाबा समझते हैं दुखों का दुख। अब यहाँ पे जो बात आती है कि दुख क्या है, बाबा के संदर्भ में हम सब माँ से बहुत लगाव करते हैं, माँ से
हंसी मजाक मस्ती करते हैं, इतना खुलापन रहता है। पिताजी के सामने वो चीज़ नहीं हो पाती है। हमें उम्र बीत जाती है, हम गले नहीं लग पाते हैं, आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं। वो ऑरा, वो डिस्टेंस वो मेंटेन रहता है। मध्यम वर्गीय परिवार का हर लड़का के लिए यही सपना है कि एक बार पिता के गले लग जाए या फिर उससे सामने बैठ के बात कर हंसी मजाक कर ले। तो ये दुख जो मैंने महसूस किया, मैंने देखा है कि कवि बनने के जो क्रम में, जब मैं कवि बनने के जब ऊपर आया तो पापा को शिकायत हुई, क्योंकि वो जानते थे कि हाँ ये जो सफ़र है बहुत मुश्किल है। उनको दिक्कत थी कि आगे जीवन यापन कैसे होगा। तो एक जो डर है मेरे प्रति, मुझे लगता है कि मैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाया हूँ कि उनको प्राउड फील करा पाऊँ। तो ये जो डर है बस यही है कि हाँ कब मैं उनका मान ऊपर करूँ, कब मैं उनको कहूँ कि हाँ मतलब मैंने कुछ कर दिखाया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो यकीनन एक दिन पापा गर्व से कहेंगे कि मैं नीरज द पोएट, नीरज नीर के पिता हूँ मैं, और वो दिन आएगा, जल्द आएगा। एक सवाल था कि बाबा जानते हैं फकत दुखों का दुख, तो क्या है बाबा के दुखों का दुख जानने का राज या रहस्य जो कहते हैं? जी, सबसे पहले मैं ये शेर कंप्लीट कर देता हूँ। 2 शेर हैं कि परिंदों के हवाले से परों का दुख, बस एक कमरे तलक है हम सबों का दुख, फकत बाबा ने दुख को दुख नहीं समझा, फकत बाबा समझते हैं दुखों का दुख। तो यहाँ पे जो बाबा का दुख है हम सब ने देखा होगा, जाना होगा। बाबा कभी खुल के नहीं कहते हैं कि हमें क्या दुख है या फिर अपने प्रति या फिर आपके प्रति क्या शिकायतें हैं, कभी नहीं कहते हैं। आपको समझना पड़ता है। तो हमने अपने पिताजी को, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद आपके पिताजी आपकी कला को सपोर्ट करते हैं। हालांकि उनको निराशा भी हुई, इसके लिए सवाल भी उठाए गए कि यह सफ़र आसान नहीं है, यहाँ पे चलना मुश्किल है, बट वही दूसरे हैंड सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन उनके आंखों में वो टीस दिखती है, वो दुख दिखता है कि जीवन कैसे चलेगा। और इस क्रम में, मुझे आगे बढ़ाने के क्रम में, और जैसे मुझे संवारा, जैसे मुझे निखारा और जो दुख सहा है उन्होंने, उसका मुझे एहसास है। हालांकि वो कभी सामने से आके नहीं कहेंगे, मैं भी नहीं कहूँगा, बट हाँ वही टीस, वही दुख, वही संघर्ष मैं लिखता हूँ और सीखता हूँ। अभी तक का जो आपका सफर रहा है, आपका ये जो संघर्ष चल रहा है, जो संघर्ष तो हमेशा सतत है, कल को आप सफल हो जाएंगे, बावजूद उसके एक और संघर्ष आएगा। कभी ऐसा लगा कि आपको वो फीलिंग्स आई, प्राउड वाली फीलिंग्स की यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये कुछ लगा कि हाँ यार मैं लोगों से अलग कुछ अच्छा कर रहा हूँ, वो फीलिंग्स? बहुत ही मासूम सवाल है और इसका मासूमियत से जवाब मैं ये दूंगा कि हमारी जो मम्मी है वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पिताजी भी 8वीं तक पढ़े हैं हिंदी माध्यम से। तो एक हालिया मैं लॉकडाउन में घर पे था और घर पे हम सब बैठे हुए थे, बहुत ही निजी बातें हैं और माँ का ममता वहाँ लगती है। ऐसा कुछ हुआ कि हम सब बैठे हुए थे, ठीक है, और घर पे कुछ लोग आए थे, हमारे रिश्तेदार ही थे। उनको मालूम पड़ा मैं कवि हूँ, लिखता हूँ, तो मुझसे छोटे हैं वो, और तानों में कह दिया कि भैया ये सब में क्या रखा है, कहाँ टाइम पास करता रहा, कुछ कमा धमा, ठीक है। वहाँ पे मम्मी ने कहा, मम्मी जो कि उनको ऐसा से मतलब नहीं है, वो कहती हैं अरे ऐसा नहीं है, कवि की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं सोचना पड़ेगा कि मेरी माँ समझ रही है कवि की ज़रूरत है, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, ये समाज नहीं समझ रहा कवि की कितनी ज़रूरत है। ये काफ़ी बड़ी बात है और माँ को मेरी तरफ से प्रणाम रहेगा कि माँ सोच पा रही है, माँ को कविता की समझ है, माँ जान रही है कि कवि की ज़रूरत है इस दुनिया में। माँ संवेदनशील होती है, माँ को पता होता है क्योंकि माँ ने सृजन किया है, और एक सृजन करने वाली ही जान सकती है कि सृजन करना कितनी बड़ी बात है। तो आप भी वही कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। अब तक की जो आपकी यात्रा रही, गाजीपुर से दिल्ली तक का आना और दिल्ली के एक छोटे से कमरे में खुद को रखना, वहाँ सृजन करना, कितना कठिन होता है गांव से निकलकर दिल्ली जैसे शहरों में आना, जहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ है कि हम गज़लें कहेंगे, शेर कहेंगे, और खुद का खर्चा चलाना, माँ बाप के आंखों में एक वो जो आपको लेकर एक उम्मीद है, उस उम्मीद को जिलाए रखना। क्या है आपका सफ़र, क्या है आपकी यात्रा दिल्ली तक आने की? दिल्ली से होने के पहले जो सफ़र जो रहा है मेरा, डड़वल या जो गांव का नाम है हमारे सादात, वहाँ से निकल के धनबाद, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, धनबाद वसीपुर, उसके बाद कोलकाता,
वेस्ट बंगाल। वहाँ से हमने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया। वहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई। उसके बाद झारखंड होते हुए अभी दिल्ली में आने के बाद चीज़ें आसान नहीं थी। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक लड़का जो कि गांव से निकल के आता है और दिल्ली जैसे शहर में अपने आप को एक खोजता है अपने आप को कि यहाँ पे मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ तक जा पाऊँगा। कहते हैं ना, मैं एक जुमला समझ लें आप या फिर हकीकत है, मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली वालों को दिल्ली से बेहतर जानता हूँ, दिल्ली को। तो वो कहते हैं कैसे? तो मैं कहता हूँ कि दिल्ली में आप जो घूमते हैं तो मेट्रो में और कार में शीशा लगा के घूमते हैं। दिल्ली को आप देखते हैं तो आपको लगता है दिल्ली खूबसूरत है। हमने दिल्ली को नापा है, चला है धूप में, छाँव में, गर्मी में, बरसात में, तो हमें एक एक कण जो है चुभे हैं। तो मुझे दिल्ली पता है, दिल्ली के चुभन पता है, दिल्ली के धोखे पता है, दिल्ली का जो मिजाज है हसीन है, कभी कभी बहुत तल्ख है, कभी कभी घुटन होती है। और कमरे की घुटन तो ऐसी है कि मैं कहता हूँ कि अगर रात को 11 बजे का मेट्रो बंद ना हो तो मैं घर भी ना आऊँ, रूम भी ना आऊँ। आखिर रूम में आऊँ तो मैं आके बस अपने आप से टकराता हूँ। आप भी ऐसे कमरे में रहते हैं, जान पाएंगे। हमारे कमरे में छोटा सा घुसते ही रूम ख़त्म और खिड़की भी नहीं है। अगर मैं लाइट कमरे की लाइट अगर बंद कर दूं तो मैं खुद से टकरा के गिर जाऊं, इतना अंधेरा होता है। बट रहना है, जीना है। जहां कल तक घुटन होती थी वहां अब सुकून है। मतलब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है थोड़ा सा। अभी जो आप गज़लें पढ़ रहे हैं, इवेंट्स में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, उस गज़ल करने से जो मेहनताना या उसकी कमाई से आपने अपने लिए 2 वक्त की रोटी खाई हो, या वैसा सुकून जो पहली बार कुछ उस मेहनताना का मिला और खा के लगा कि यार मैंने कुछ मेहनताना पाया है, इस दुनिया ने मुझे कुछ दिया है, ऐसी कोई फीलिंग्स जो पहली बार, जो कहते नहीं कि पहली कमाई? क्योंकि पापा के पैसे से खाना, लोग कहते हैं कि ऐश तो करना पापा के पैसे से, लेकिन अपनी जो कमाई होती है ना खुद की, उसका एक अलग सुख होता है जो आता है। तो ऐसी कोई फीलिंग्स है आपके पास? दिल्ली में ये सुख मिला। एक इवेंट था जहाँ मुझे पहली बार पैसे मिले साल भर की मेहनत के बाद। वो जर्नी जो रही है साल भर की, वो दिन रात पागलों की तरह इवेंट करना, ताने सुनना, लोगों की गालियाँ सुनना कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, टाइम पास कर रहे हो, बाकी चीज़ें हैं। उसके बाद जो पहली जब पैसा मेरे हाथ में आया वो था 1100 रुपये। 1100 रुपये मेरे हाथ में आया, मेरे हाथ कांप गया देखते वक्त, मतलब मैं कांप उठा। बहुत भारी रहा वो 1100, बहुत भारी था वो 1100 मेरे हाथ में। क्योंकि और मेरे आंख में आंसू थे, मैं अपने आंसू छुपा नहीं पाया क्योंकि मेहनत से पहली कमाई आई। और मुझे 1100 इतना लगा कि मैंने तुरंत घर पे फ़ोन किया, बोला बताओ क्या खाओगे, क्या चाहिए। तो मम्मी, हमारी बहन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी खुद को उस दिन समझ रहे थे। जी वाकई वो बहुत बड़ा एहसास था। हालांकि मुश्किल से पैसे मिलते हैं इस क्षेत्र में, नहीं मिलते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको बाकी चीज़ें मिल जाती है, पैसा नहीं मिलता है। लोग नहीं समझते कि हाँ, एक कलाकार जब घर से निकलता है तो यही चाहता है कि हाँ, आज जो मैं निकला हूँ तो मेरे छालों का भुगतान हो जाए। छाले फूटते हैं, फिर छाले निकलते हैं, उसका भुगतान नहीं होता, मवाद निकलती है, उस जख्म का इलाज नहीं हो पाता है। एक बड़ा छिछला सा साहित्य की एक परिभाषा गढ़ी गई है, बहुत छिछली है, कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। मतलब इनके मतलब जनरल रूप से लोग बोलते हैं ऐसा। हालांकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो मुझे उसकी समझ है, लेकिन मैं उतना अंदर नहीं जाना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक, क्योंकि कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए साहित्य का, कि आपने क्या दिया है समाज को। कमाना तो है ही, लेकिन कमाने के साथ हम कुछ देते हैं समाज को, क्योंकि समाज ने हमें पाला है। तो अब तक का जो आपका लिखा है वो कितना मायने रखता है और क्या योगदान रहा आपका समाज के लिए? और समाज के प्रति जो हमारी लेखनी रही है, ऐसा नहीं कि हमने बस प्रेम कहा है, बाकी चीज़ें भी कही हैं, हमने बाकी विषय पे भी कहा है। हमें लगता है कि लिखना एक तरह से चिखना ही होता है। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को अगर नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो आपके अंदर संवेदना नहीं है। लोग कहते हैं कि लिखने से इंसाफ नहीं होता है, आप उसके लिए खड़े हों, लेकिन आप जानते हैं कि खड़े रहना हर जगह आसान नहीं होता है। लिखना भी एक क्रांति है। अगर आपके पास कलम है तो कलम से बड़ी हथियार कुछ नहीं होती है, तब तो ताज आप हिला सकते हैं कलम से। तो हमें लगता है कि मैंने भी क्रांति में योगदान दिया। मैं क्या, हर जो कवि है जो लिख रहा है आज के दौर में और सलीके से लिख रहा है, और वो हर एक चोट को, अपने आसपास की चीज़ों को जी रहा है, महसूस कर रहा है,
उसको लिख रहा है, वो हर कोई इस क्रांति में भागीदारी है, हर कोई क्रांति ला रहा है। हमारी बातचीत जो है उसको अपने अंतिम पड़ाव की तरफ लाऊंगा, और उससे पहले मैं कहते हैं ना उसको कि आपका जो एक एम्बिशन होता है ना, हर आदमी का एक कोई ना कोई एम्बिशन होता है। क्या क्या उद्देश्य क्या है आपका कविताओं गजलों से, क्या क्या करना चाहते हैं आप? एम्बिशन की अगर बात करें तो अगर जब हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो उससे कोई नहीं पूछता कि आपका क्या एम्बिशन है, क्लियर है कि वो डॉक्टर बनेगा। अब एक कवि है जो कि लिख रहा है, कभी कविताएं, कभी गजलें, कभी शेर। अब उससे कोई पूछे कि आपका क्या एम्बिशन है, तो वो तो दो ही चीज़ चाहेगा कि हाँ नाम पहचान हो, लोग मुझे जाने, मुझे सम्मान मिले, मुझे वो प्यार मिले, जो प्रेम मुझे चाहिए, बस हमें हमारा हक दिया जाए, हमें प्रेम दिया जाए, प्रेम के साथ पैसे भी दिया जाए। खोखला प्रेम नहीं चल पाता है, पैसे की भी दरकार होती है घर चलाने के लिए। तो बस एक ही गुहार है हम सब जो कि लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और जो भी ऐसे गोष्ठियाँ अभी जो इवेंट्स करवाते हैं, थोड़ा सा उदार बने और कलाकार को पे करें, क्योंकि कोई भी आर्ट फ्री का नहीं होना चाहिए। कलाकार को इज्जत दें, वो मान दें और पैसे भी दें। सही बात है कि अगर कोई राजमिस्त्री घर बना रहा है तो उसको उसका दिन भर का मेहनताना मिलता है, तो जो गजल कह रहे हैं उनको भी उनके दिन भर का मेहनताना मिले। एक सवाल, बड़ा क्यूट सा सवाल है, आप कह सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लोग जानते हैं आपको। कभी ऐसा हुआ है कि आप चल रहे हो किसी रास्ते में या मेट्रो में और कहीं से कोई आया और टोक दिया, हेलो नीरज कैसे हैं जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, या मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ? ये कहीं ना कहीं खुशनसीब हूँ मैं। और उस मोमेंट का जो एक्साइटमेंट होता है आपका, वो मुझे जरूर से जी वाकई बहुत खुशी होती है। मैं कहीं ना कहीं खुशनसीब हूँ इस मामले में। इसी मुखर्जी नगर में कई लोग मिले जो कि जिनके मैं नहीं जानता था, नहीं पहचानता था कौन है क्या है। सबको पहचानना भी जरूरी नहीं है कि आप कैसे पहचानेंगे। हाँ, बट मैं आभारी हूँ कि लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं और पहचानते हैं मुझे। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा चेहरा याद न रखें, मेरे कलाम याद रखें, मेरी लेखनी याद रखें, मेरे भाव याद रखें। और मुझे खुशी है कि दिल्ली ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत पहचान दिया और बहुत इज्जत दी, और आगे भी सफ़र जारी है। दिल्ली से एक बात मुझे याद आती है, कहा जाता है कि दिल्ली किसी की नहीं होती। यहाँ दिल्ली ने जब गालिब को नहीं अपनाया, तो आप दिल्ली से प्रेम करके दिल्ली पे किस तरह का एहसान करना चाहते हैं आप? वो कहने की बात थी। मैं अपनी बातचीत को एकदम आखिरी में ला रहा हूँ, और एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि अब तक जो आपने गजलें लिखी, शेर लिखे हैं, उसमें से कुछ लगा जो ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट था, सबसे अच्छा रहा? कोई एक शेर, गजल, कविता, कुछ भी? ये तो वही बात हुई कि मुंह में मिठू, मैं अपनी तारीफ खुद से करूं कि मैंने ये बेहतर कहा। नहीं, मतलब उसका एक आत्म मूल्यांकन जिसको बोलते हैं कि मुझे आपको लग जाता है कि यार ये वाला थोड़ा अच्छा हुआ है। कई बार अपनी रचनाओं को चुनना बड़ा कठिन है, लेकिन बावजूद इसके लगता है ना कि यार ये वाला कुछ अच्छा हो गया। या कई बार होता है कि ये वायरल हो गया तो हम उस आधार पर जज कर देते हैं, जबकि संख्या से आप किसी की गुणवत्ता का, प्रामाणिकता का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका क्या है? आपने जो गजलें लिखी उसमें से कौन सी गजलें आपको लगी कि ये अब तक की मेरी सबसे अच्छी रही? जी, अगर इसकी बात करें तो ऐसी कुछ गज़लों में से दो गज़लें आप सबके बीच है जिसको कि लोगों ने बहुत प्रेम दिया, तालियां बजती रहे, और बाबा का दुख। मुझे इसमें हर एक शेर हमने तराशा, महीनों काम किया, और मुझे महसूस हुआ कि हाँ 2 साल के संघर्ष के बाद, दिन रात एक करने के बाद मैं कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कह पाया, लिख पाया। तो ये दो चीज़ें आपके सामने हैं। और चलते चलते मैं चाहूँगा कि जो बाबा का दुख जो गज़ल है उसके कुछ शेर आप सुना सके तो। जी, तो फिर वही उसके 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ कि परिंदों के हवाले से परों का दुख, बस एक कमरे तलक है हम सबों का दुख। फ़कत बाबा ने दुख को दुख नहीं समझा, फ़कत बाबा समझते हैं दुखों का दुख। बहन ने ख्वाब को चूल्हे में झोंका था, जलावन को पता है लकड़ियों का दुख। और एक और शेर देख लें कि मुकम्मल शेर हों गज़लें या कोई नज़्म, मुकम्मल शेर हों गज़लें या कोई नज़्म, बहुत मुश्किल है कहना शायरों का दुख। क्या बात है! बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमसे बात करने के लिए,
और आवाज़ टीम की तरफ से आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको यश मिले और बहुत आगे आप बढ़ें। तो साथ ही ये थे हमारे साथ नीरज नीर, युवा शायर कवि जो लिखते हैं। आप लोग इन्हें पढ़ें, इनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और एक कलाकार को और चाहिए क्या होता है, उनका मेहनताना मिले, उनको इज्जत मिले, शोहरत मिले। तो बने रहिए आवाज़ न्यूज़ के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्द मिलते हैं फिर एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।